नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। सीटेट की सीरीज चल पड़ी है। वादा किया था आपसे कि सीटेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। सेकेंड वीडियो चैप्टर 2 लेकर के आ गया हूं। सेकेंड वीडियो आपके बीच में लेकर के आ गया हूं। कल की यानी कि पिछली वीडियोज़ में, पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में कि मनोविज्ञान किस तरीके से धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ है। उन सब चीज़ों के बारे में पिछली वीडियोस में डिस्कशन कर चुका हूं। अब आगे बढ़ता हूं, यानी आज का जो सेशन है, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो को टच कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनसे गुजारिश है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करिए, क्योंकि पूरा का पूरा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट तक एक भी पैसा आपका लगने वाला नहीं है। फ्री ऑफ कास्ट पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं आपका, और 2-3 सब्जेक्ट्स पे अच्छा समय दिया जाएगा, और लाइव सेशंस भी लेकर के आऊँगा, प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा। पीडीएफ्स भी अगर अवेलेबल होगी तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे नीचे दिखाई देगा। तो जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट जहाँ से क्लियर हो जाए वहीं पर आपको डिस्कशन करना है। शुरू करता हूँ आज का सेशन बिना आपका वक्त गवाए। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो है मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय। आज हम लोग का डिस्कशन पॉइंट जो है वो मनोविज्ञान के संप्रदाय है क्या। पहले तो हम लोग बात कर ले कि मनोविज्ञान, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है हम लोग शब्द का अर्थ न जान पाने की वजह से कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अधिगम, अगर किसी को अधिगम कह दो तो उसको 2-3 महीने तक चीजें समझ में नहीं आती कि अधिगम है क्या। लेकिन अगर अधिगम को अगर आप बता दो कि अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, यानी सीखना होता है, तो उसको डिफाइन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इसी पे कि मनोविज्ञान के संप्रदाय का मतलब क्या है। तो मनोविज्ञान का संप्रदाय शब्द अगर आपको बोला जाता है तो सीधा मतलब समझिएगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, उसी तरीके से मनोविज्ञान को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया किसी के हिसाब से। क्योंकि एक शब्द निकल करके आता है वाद, तो वाद का मतलब होता है दर्शन, कि किसी के लिए मनोविज्ञान ऐसा दिखाई दिया तो उसने उस मनोविज्ञान को उसने इस तरीके से परिभाषित किया। मेरे तरीके से मनोविज्ञान की डेफिनेशन दूसरी है, तो मैंने अपना एक वाद प्रस्तुत किया। तो जो अलग अलग वाद को मानने वाले लोग थे, अलग अलग दर्शन को मानने वाले लोग थे, अलग अलग तरीकों को मानने वाले लोग थे, वो सारे अलग अलग संप्रदाय के थे। यानी कि एक विषय में भी अलग अलग धर्म बन गया। कई धर्मों के बारे में बात होती है और प्रश्न पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाएगा बता दूं। विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है कि फला जो संप्रदाय है उसकी विशेषता क्या थी, उसके जनक कौन थे, कौन कौन लोग उसके समर्थन में थे। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है। मनोविज्ञान के डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने सेशन में डिस्कशन कर लिया था पिछले। आज के सेशन में हम लोग का टॉपिक यही रहेगा कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। आज खत्म तो नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रयास करूंगा कि 2 पार्ट में आपके सामने संप्रदाय को पूरा डिफाइन कर पाऊं, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। संप्रदाय बता दिया मैंने कि संप्रदाय का मतलब क्या है। तो अलग अलग तरीकों को मानने वाले लोगों ने अपना एक अलग अलग संप्रदाय डिफाइन किया। हर एक व्यक्ति का या कुछ लोगों के समूह का, व्यक्तियों के समूह का अपना एक वाद था जिसको वो मानते थे। जैसे कल हम लोगों ने बात किया था कि किसी ने मन का विज्ञान कहा, किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा, किसी ने चेतना का विज्ञान कहा, किसी ने व्यवहार का विज्ञान कहा। तो जब मनोविज्ञान को डिफाइन करते समय इतने ज़्यादा लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट था, तो जाहिर सी बात है कि मनोविज्ञान को डिफाइन करने के बाद भी अलग अलग संप्रदाय में विभक्त होंगे वो। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी पे। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं पहले वाद पे। पहला वाद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पुराना वाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो है आपका संरचनावाद, यानी स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद। तो सबसे पहले तो संरचनावाद से ये चीज दिमाग में रखिएगा कि ये जो है ये सबसे
पुराना संप्रदाय है। कि सबसे पुराना संप्रदाय अगर पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान में सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसका डेवलप हुआ, तो आपका आंसर होगा संरचनावाद का, स्ट्रक्चरलिज्म का। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, सबसे पुराना संप्रदाय है। और इसने किया क्या, यानी कि इसका जो मुख्य मामला था कि इसने किया क्या, या इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, संरचनावाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर उसके ऊपर बात किया जाए तो उसने चेतना को मनोविज्ञान का केंद्र माना। कि चेतना को मनोविज्ञान का केंद्र मान लिया, मतलब कि सब कुछ, यानी कि अगर किसी के बारे में अगर अध्ययन करना है, किसी के बारे में जानकारी रखनी है, तो हमको उसके चेतना के बारे में जानना होगा। तो चेतना को उसने मनोविज्ञान का केंद्र मान लिया। और इसका जो जनक माना जाता है, कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि संरचनावाद का जनक, स्ट्रक्चरलिज्म का जनक कौन है, तो इनका नाम है विलियम वुंट। ये चेतनावाद, संरचनावाद के जनक है। चेतनावाद भी आप कह सकते हैं, संरचनावाद को आप चेतनावाद भी कह सकते हैं। तो चेतनावाद या संरचनावाद के जो जनक माने जाते हैं वो हैं आपके विलियम वुंट। विलियम वुंट का नाम पहले भी आ चुका है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि विलियम वुंट ने स्टार्टिंग तो करी, लेकिन अगर बड़ा नाम आएगा कि किस तरीके से आगे चला, तो इन्हीं विलियम वुंट के जो शिष्य थे वो थे आपके टिचनर। ईबी टिचनर का नाम आता है, जो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रयोगशाला स्थापित किया था, या कह सकते हैं कि यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। तो विलियम वुंट को आपने याद आ रहा होगा, पिछले सेशन में हमने बताया था कि पहली प्रयोगशाला की शुरुआत टिचनर साहब उन्हीं के शिष्य थे, यानी इन्हीं विलियम वुंट साहब के टिचनर जो थे वो शिष्य थे। तो इन्होंने दूसरी प्रयोगशाला का स्टार्टिंग जो थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर, दूसरी प्रयोगशाला जो शुरुआत हुई थी कह सकते हैं, तो इस तरीके का शुरुआत जो किया था वो विलियम वुंट के शिष्य थे टिचनर साहब। यानी चेतनावाद या संरचनावाद क्या कहता है कि चेतना अगर जान गए तो उसके मन का विज्ञान जान गए, उसका व्यवहार जान गए। अगर किसी के बारे में पता करना है, किसी के अंदर में जानना है, तो उसके बारे में आपको पहले चेतना का पता करना होगा। यही संरचनावाद है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर पे जोर दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो शब्द है चेतना, तो चेतना के बारे में एक चीज और कही गई कि चेतना जो है वो अमूर्त है। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जो है कई बार आएंगे अलग अलग जगहों पे। तो अगर कहीं पर अमूर्त बोला जाएगा, तो अमूर्त का मतलब हो गया कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है, दिखाई नहीं देती, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो ये चेतना अंदर छिपी हुई चीज है, तो ये अमूर्त है। अब जब चेतना अमूर्त है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर आपको अध्ययन विधि अगर आपसे पूछी जाएगी कि किस तरीके से इसको पढ़ा जाए, तो क्या आप बाहर से जान करके किसी के अंदर की जानकारी उठा सकते हो? नहीं उठा सकते हो। तो इसलिए कहा क्या गया कि अध्ययन विधि इसकी क्या होगी, तो इसकी अध्ययन विधि जो है वो है आपकी अंतःदर्शन विधि। यानी संरचनावाद के जो सपोर्टर लोग थे, संरचनावाद को जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने अपना मेथड ऑफ स्टडी क्या रखा, तो मेथड ऑफ स्टडी रखा अंतःदर्शन विधि। यानी अध्ययन विधि जो उनकी थी वो अंतःदर्शन विधि थी। ये चीज दिमाग में रखिएगा। फिर से याद दिला रहा हूं कि संरचनावाद सबसे पुराना संप्रदाय है। चेतना को मनोविज्ञान को का केंद्र माना, इसलिए संरचनावाद को हम लोगों ने चेतनावाद का भी नाम दे दिया। जनक माना जाता है विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर साहब को। चेतना चूंकि अमूर्त है तो इसलिए इसकी अध्ययन विधि अंतःदर्शन विधि है। अब ध्यान दीजिएगा कि चेतना को जब बांटने की बात आई तो इस चेतना को बांटा गया 3 भाग में। कि चेतना के बारे में अगर पता लगाना है तो कैसे पता चलेगा, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले तो उस व्यक्ति की संवेदना पता किया जाए। संवेदना यानी सेंसेशन उसका पता किया जाए कि उसका सेंसेशन क्या है, किस तरीके की चीज़ों पर वो घबरा जाता है, किस तरीके की चीज़ों में वो किस तरीके के सेंस का यूज करता है। ये दूसरा नाम दिया गया प्रतिमा का। प्रतिमा यानी उसके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर के किस टाइप की इमेजेस बन रही है, किस टाइप का इमेज क्रिएट हो रहा है, उसको नाम दिया गया। और तीसरा नाम दिया गया अनुराग या भाव भी बोल सकते हैं कि अनुराग या भाव, जिसको हम लोग कहते हैं अफेक्शन। किन चीज़ों को लेकर के उसके दिमाग में प्रेम आता है, किन चीज़ों को लेकर के वो ज़्यादा ध्यान देता है, किन चीज़ों पर फोकस करता है,
तो चेतना, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इस सारी चीजों को समराइज कर रहा हूं, सारा आपके सामने लिखा हुआ, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले भी सकते हैं, मैं फिर से समराइज कर देता हूं। सबसे पहली चीज संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, उसको दूसरा नाम दिया गया चेतनावाद, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। दूसरा, सबसे पुराना संप्रदाय यानी मनोविज्ञान के संप्रदायों में कौन सा संप्रदाय सबसे पुराना है? चेतनावाद है, व्यवहारवाद है, प्रकारवाद है, मानववाद है। अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा कि सबसे पुराना संप्रदाय हमारा क्या है? संरचनावाद है, स्ट्रक्चरलिज्म है। जनक किसको माना जाता है? तो विलियम मुंट और उनके शिष्य साहब थे, कौन? तो टिचनर साहब थे। तो इन दोनों ने मिल करके इसका शुरुआत किया था। दूसरी कही गई क्या कि चेतना कैसी है? तो चेतना अमूर्त है। अमूर्त का मतलब निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो जब चेतना अमूर्त है तो उसको पढ़ने के लिए क्या बाह्य दर्शन विधि हम प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमको प्रयोग करना पड़ेगा क्या? अंतः दर्शन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी अंदर झांक करके देखना पड़ेगा, अंदर घुस करके देखना पड़ेगा। तो इसलिए संरचनावाद को अंदर से पढ़ना होता है, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया अंतः दर्शन विधि। और चेतना को 3 भागों में बांटा गया। चेतना को रीड करने का 3 तरीका बताया गया, संवेदना यानी सेंसेशन, प्रतिमा यानी इमेज, और अनुराग या भाव यानी अफेक्शन। ये हमारा पूरा का पूरा संरचनावाद के बारे में मैंने एक आउटलाइन दे दी और लिख करके दे देता हूं कि संरचनावाद से प्रश्न बिल्कुल बनेंगे। संरचनावाद के प्रश्न आना शुरू हो चुके हैं, और सीटेट के लिए तो स्पेशली मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट में एक डिफरेंस मैं आपको अभी क्रिएट कर देता हूं। यूपी टेट आप रट करके निकल सकते हो, यूपी टेट किसी भी तरीके से बचा करके रट करके हो सकता है कि 82 या 90 नंबर आप ला सकते हो, लेकिन मैं लिख करके दे देता हूं कि सीटेट क्वालिफाई होने के लिए 90 नंबर लाने के लिए आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए, आपकी सोच विकसित होनी चाहिए। जब तक चीज़ों को आप समझोगे नहीं तब तक सीटेट आपसे नहीं निकलेगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो इसलिए रटने से ज़्यादा समझने पर फोकस करना है आपको, कि इस तरीके की चीज़ों पे फोकस किया जाए, किताबों का अध्ययन किया जाए जहाँ से समझ डेवलप होती हो। और समझ डेवलप कराने की पूरी कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि किसी तरीके से बात आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 भी रुपया नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट आपको पूरा सिलेबस कंट्रोल, पूरा सिलेबस जो है वो मैं कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पर हूँ। तो इसलिए इतने अधिकार से मैं कह सकता हूँ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर? तो ये आपका संरचनावाद का कॉन्सेप्ट हो गया। क्या क्या याद रखना है? पहले तो याद रखना है कि संरचनावाद का जनक कौन? तो विलियम वुंट और टिचनर। विलियम वुंट के शिष्य थे टिचनर। चेतना कैसी है? तो चेतना अमूर्त है, यानी कि चेतना को छुआ नहीं जा सकता, चेतना को देखा नहीं जा सकता, चेतना को टच नहीं किया जा सकता। तो चेतना अमूर्त है, इसलिए उसकी अध्ययन विधि क्या होगी? तो अंतः दर्शन विधि होगी। दूसरी चीज की सबसे पुराना सबसे पुराना संप्रदाय, मनोविज्ञान का केंद्र चेतना को माना गया किसमें? तो या तो चेतनावाद कह सकते हैं या संरचनावाद में। तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो चेतनावाद को छुपा दिया जाता है। वहां पे क्या पूछेगा कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने चेतना को अपने केंद्र में रखा? तो कौन सा संप्रदाय है? संरचनावाद सबसे पुराना विलियम वुंट, फिर उसके बाद टिचनर साहब, अध्ययन विधि, अंतर्दर्शन विधि। चेतना कैसी है? तो अमूर्त है। संवेदना, प्रतिमा और अनुराग यानी सेंसेशन, इमेज और अफेक्शन, इन 3 चीजों पर डिपेंड है। तो ये हम लोगों का आपका संरचनावाद है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं ये चीज। और इसलिए ध्यान से पढ़िएगा कि वीकेंड पर लाइव टेस्ट लेके आने वाला हूं, और ये लाइव टेस्ट इसी तरीके के प्रश्नों का लेकर के आऊंगा कि जहां से समझ वाले प्रश्न होंगे। रटंत विद्या वाले प्रश्न में नहीं पूछूंगा, सारे के सारे प्रश्न पूछूंगा तो केवल और केवल समझ वाले होंगे, और यहां पास तो सीटेट पास, ये गारंटी ले रहा हूं। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं। चेतना कैसी थी? तो आपने कहा कि चेतना अमूर्त थी, चेतना को छुआ नहीं जा सकता, चेतना को देखा नहीं जा सकता। तो भैया जब जिस चीज को छुआ नहीं जा सकता, जिस चीज को देखा नहीं जा सकता, तो सीधा सा मतलब है कि उसका अध्ययन कैसे करोगे? सीधी सी बात है कि आप अनुमान लगाओगे, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मेरे अंदर क्या है, मेरे मन में अभी क्या चल रहा है, एकदम एग्जैक्ट ये कैसे पता चलेगा? तो सीधा सा मतलब है कि आप इस तरीके से पता नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि इसके अंदर जो कमियां थी, उन कमियों को देखते हुए एक नया वाद विकसित हुआ, जिसको नाम दिया गया प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद को कहा गया फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद यानी
संरचनावाद के आगे जब बढ़े तो प्रकार्यवाद। ध्यान दीजिएगा कि प्रकार्यवाद और संरचनावाद में सबसे पहला वाद कि प्रकार्यवाद जो था इसकी सबसे पहली खासियत कि ये संरचनावाद से ज्यादा विकसित है। संरचनावाद में चेतना को केंद्र माना गया था, यानी कि सब कुछ जो है वो चेतना ही है। और कमी क्या बताई गई कि चेतना को आप समझ नहीं पाओगे, चेतना को देख नहीं पाओगे। सीधा सा मैं फिर से स्टेटमेंट दे रहा हूं कि चेतना अमूर्त है, तो जब अमूर्त है तो उसका अध्ययन करना थोड़ा सा टफ होगा, कठिन होगा। तो इसलिए कहा गया कि संरचनावाद से भी ज्यादा विकसित कौन सा वाद था, तो प्रकार्यवाद था, फंक्शनलिज्म था। और उसके अंदर क्या था कि संरचनावाद में कहा क्या गया कि चेतना को स्वीकारा गया अंग के रूप में, यानी चेतना को अंग के रूप में स्वीकारा किया गया। लेकिन प्रकार्यवाद में, यानी जब इसमें आप जाओगे तो इसमें कहा गया कि चेतना अगर होगी तो वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी किसमें, कार्य रूप में। ध्यान दीजिएगा कि संरचनावाद में चेतना को एक फंक्शन माना गया, एक अंग माना गया, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि चेतना फंक्शन करेगी, कार्य करेगी। और कार्य करेगी तो इसका मतलब है कि कार्य रूप में व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और व्यवहार में परिवर्तन आएगा दिखाई देगा। तो इसलिए प्रकार्यवाद को संरचनावाद से ज्यादा विकसित माना गया। और ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका जनक माना जाएगा, तो जनक अगर शब्द पूछा जाएगा तो वो थे आपके विलियम जेम्स। ध्यान दीजिएगा संरचनावाद में वुंट लगा हुआ था, विलियम वुंट लगा हुआ था, और टिचनर साहब उनके शिष्य थे। लेकिन यहाँ पर जनक माना जाएगा किसको, विलियम जेम्स को माना जाएगा। और इनके साथ में एक और नाम आता है किसका, तो वो नाम आता है जॉन डीवी, कि जॉन डीवी भी जो हैं समर्थक माने जाते हैं किसके, तो प्रकार्यवाद के। यानी विलियम जेम्स जनक माने जाते हैं और इसका प्रबल समर्थक, प्रकार्यवाद का प्रबल समर्थक अगर माना जाएगा किसको, तो जॉन डीवी को माना जाएगा। अब विलियम जेम्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो बड़ा ही जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इनसे प्रश्न बड़े ज्यादा बनते हैं। तो विलियम जेम्स के बारे में थोड़ा सा देखा जाए, कुछ लाइन्स उसके बारे में बता दिया जाए कि सबसे पहली बात कि विलियम जेम्स वो व्यक्ति थे जो दूसरी प्रयोगशाला खुली थी। दूसरी प्रयोगशाला, पहली प्रयोगशाला तो बता दिया कि आपकी जर्मन में खुली थी, जिसको कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा की गई। लेकिन दूसरी प्रयोगशाला जो खुली थी वो खुली थी आपकी कैम्ब्रिज में, और वो खोलने वाले कौन थे, तो वो थे आपके विलियम जेम्स। पहली प्रयोगशाला वुंट साहब ने और दूसरी प्रयोगशाला विलियम जेम्स साहब ने कहाँ पर आपकी। और ये भी ध्यान देना कि कैम्ब्रिज में कब, तो 1890 में, 1890 में दूसरी प्रयोगशाला खोली थी। आगे चलोगे तो दूसरी कहानी इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो एक किताब के बारे में बड़ा पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये बुक थी, ये किताब थी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये किसने लिखी थी, तो विलियम जेम्स ने लिखी थी। और दूसरा एक प्रश्न और आता है, आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत। आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति, आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन, तो ये भी आपके थे विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। कि सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी किसने दी थी, तो विलियम जेम्स ने दी थी। यानी ध्यान दीजिएगा कि विलियम जेम्स से 4 प्रश्न यहां तैयार करा रहा हूं। विलियम जेम्स जनक थे किसके, प्रकार्यवाद के। उनके साथ समर्थक कौन था, तो जॉन डीवी थे प्रकार्यवाद के, यानी फंक्शनलिज्म के कट्टर समर्थक कौन माने जाएंगे, तो जॉन डीवी। दूसरी प्रयोगशाला जो कैम्ब्रिज में खुली थी 1890 में, वो थी आपकी विलियम जेम्स की। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो किताब आई थी, यानी मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो भी आंसर क्या बनेगा, विलियम जेम्स। और आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी जो दिया था ये भी विलियम जेम्स ने दिया था। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब कि अपने व्यवहार के बारे में कुछ अंदाजा होना, अपने व्यवहार के बारे में थोड़ा बहुत जानना। अभी आगे डिटेल में इसको डिस्कशन किया जाएगा, सिलेबस का पार्ट है ये, फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं। दूसरी चीज एक ध्यान दीजिएगा कि एक लाइन इन्होंने बड़ी बोली अच्छे तरीके से, जिसपे चर्चा हुई कि चेतना एक ही समय में, चेतना एक ही समय में भूत,
भविष्य और वर्तमान तीनों काल में रहती है। चेतना एक ही समय में भूत, चेतना एक ही समय में तीनों काल में रहती है। कौन कौन से काल में? तो भूत काल में भी रहती है, भविष्य काल में भी रहती है और वर्तमान काल में रहती है। और यही जो कॉन्सेप्ट था इसको नाम दिया गया क्या? चेतना का धारा प्रवाह सिद्धांत। चेतना का धारा प्रवाह सिद्धांत, यानी चेतना जो है वो ऐसी है कि भूत, भविष्य और वर्तमान सेकंडों में एक जगह से दूसरी जगह या एक ही समय पर तीनों काल में चलायमान होती है, विराजमान होती है। और इसी थ्योरी को बोला गया चेतना का धारा प्रवाह सिद्धांत। और ये भी कौन दिया था? तो ये भी देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विलियम जेम्स थे। ध्यान दीजिएगा, प्रकार्यवाद पे चर्चा हो रही है, फंक्शनलिज्म पे चर्चा हो रही है। क्या इसमें चर्चा हो रही है? तो सबसे पहली चीज़ कि प्रकार्यवाद, क्योंकि संरचनावाद के बाद आया था तो उससे ज़्यादा डेवलप था पहली थ्योरी। दूसरा कहा गया कि संरचनावाद के अंदर चेतना को अंग माना गया था, लेकिन प्रकार्यवाद में चेतना को फंक्शन के, यहीं से उठा लीजिएगा कि चेतना को फंक्शन के रूप में उठाया गया। इसी वजह से फंक्शनलिज्म की चर्चा हुई। जनक कौन था? तो विलियम जेम्स साहब थे। साथ में जॉन डेवी समर्थक रहे हैं इस विचारधारा के या इस संप्रदाय के। विलियम जेम्स के बारे में दूसरी प्रयोगशाला कैम्ब्रिज में 1890 में इन्होंने डेवलप की थी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक बुक आई थी जिसको लिखा था किसने? विलियम जेम्स ने लिखा था। आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी किसने दी थी? तो भी विलियम जेम्स। फिर चेतना का धारा प्रवाह सिद्धांत कि चेतना भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में एक ही काल में विराजमान या चलायमान होती है, यह थ्योरी किसकी थी? तो यह थ्योरी थी आपकी विलियम जेम्स की। ये आपका पूरा का पूरा प्रकार्यवाद है, प्रकार्यवाद है। आगे चलो, जिसको समझ में आ रहा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक भेज दीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट ले रहा हूँ और ये भी वादा कर रहा हूँ कि 15 नवंबर तक आपका ख़त्म करा दूंगा। यानी उसके बाद केवल और केवल प्रैक्टिस सेशन चलेंगे। तो इसलिए अगर आपको कहीं दाएं बाएं नहीं जाना है, कोई किताब मत उठाइए, कोई भी अदर वीडियोस या कोई भी पेड बैच मत लीजिए, केवल और केवल मेरे साथ चलते रहिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि नवंबर तक, 15 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। सेशन बीच बीच में लाइव सेशन भी लेकर के आऊँगा, जहाँ पे आपको कुछ भी पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका प्रकार्यवाद। आगे चल रहा हूँ। कुछ लोग परेशान हैं सीटेट, यूपी टेट किस तरीके से निकले। तो भैया पेडागॉगी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉगी, ये दो सेशन अगर आपके सही चल रहे हैं, ये चीज़ें अगर आपकी सही चल रही हैं, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि सीटेट या यूपी टेट में कहीं आप फंसोगे नहीं। क्योंकि जो मेजर पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा गेम चेंजर सब्जेक्ट है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी है, पूरा का पूरा। क्योंकि हिंदी में आप कुछ ना कुछ कर लोगे, इंग्लिश में आप कुछ ना कुछ कर लोगे, एनवायरनमेंट में आप कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। तो सारे ऑप्शन जब एक जैसे लगते हैं तो वहाँ तरीका यही है कि हम लोगों को समझ विकसित किया जाए, ताकि ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए, किस तरीके से ऑप्शंस को दाएं बाएं किया जाए। जब एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो आपका सिलेक्शंस में लिख करके दे रहा हूँ कि एकदम आसानी से हो जाएगा। एलिमिनेशन राउंड आपको खेलने आना चाहिए। अब चलता हूँ दूसरी तीसरे वाद की चर्चा करता हूँ। तीसरा वाद है आपका व्यवहार। तीसरा जो वाद निकल करके आया वो निकल करके आया क्या? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का क्या मतलब? तो कहा गया बिहेवियरिज्म, यानी यहां पर सब कुछ फोकस कर दिया। कल या पिछले सेशन में जब मनोविज्ञान के इतिहास वाला हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें हमने बोला था कि आधुनिक मनोविज्ञान जो है, यानी कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान की डेफिनेशन दी गई, वो व्यवहार का विज्ञान बोल दी गई। तो यानी कि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट जो वर्तमान में चल रहे हैं वो ज़्यादातर प्रेरित हैं किससे? तो व्यवहारवाद से। अब व्यवहारवाद पर जब आप आओगे तो एक लाइन देखना कि ये दोनों को काट देता है। दोनों को क्या काटता है? तो आपने देखा था कि संरचनावाद में भी चेतना थी और दूसरा प्रकार्यवाद में भी चेतना थी। बस अंतर क्या था कि इसने चेतना को अंग के रूप में लिया और इसने चेतना को कार्य के रूप में लिया। हमने याद दिलाया था कि फंक्शनलिज्म, तो फंक्शन के तौर पर लिया था, तो इसलिए फंक्शनलिज्म बोला था। यानी संरचनावाद में भी चेतना थी अंग के रूप में,
प्रकार्यवाद में भी चेतना थी कार्य के रूप में। इसने सीधे कह दिया कि साहब चेतना जो है उसके अंदर सबसे बड़ी कमी है कि चेतना जो है वो क्या है, अमूर्त है। किंतु अगर हम पता करना चाहें किसी के व्यवहार के रूप में तो व्यवहार क्या है, तो व्यवहार मूर्त है। यानी चेतना जब अमूर्त थी तो इसके लिए हम लोगों ने यूज किया था क्या, अंतः दर्शन विधि। यानी हम अंदर झांक करके पता करते थे कि किसी के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन यहां पर हमने किस पे फोकस किया है, व्यवहार पर फोकस किया। और व्यवहार क्या है, दिखाई देने वाली चीज है, मूर्त चीज है, उसका कोई आकार होगा, वो सामने आपके किसी ना किसी तरीके से व्यवहार में परिवर्तन समझ में आ जाएगा। तो व्यवहार जब मूर्त रूप है तो इसका मतलब है कि इसको मानने वाले लोगों ने अध्ययन विधि क्या रखी, तो अध्ययन विधि रखी थी बाह्य दर्शन विधि। यानी यहाँ पर हम बाहर से देख करके व्यक्ति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, व्यक्ति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जैसा व्यवहार करेगा, अगर वो क्रोध में है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, अगर वो खुश है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो सीधा सा मतलब है कि बाहर से दर्शन करके, बाह्य दर्शन करके हम उसके व्यवहार के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि व्यवहारवाद की अध्ययन विधि क्या होगी, तो बाह्य दर्शन विधि इसके अंदर प्रयोग की जाती है। दूसरी चीज दिमाग में रखिएगा कि व्यवहारवाद के जनक, तो जनक थे आपके वाटसन। व्यवहारवाद के जनक जो हैं वो वाटसन हैं, जेबी वाटसन साहब व्यवहारवाद के जनक हैं। जेबी वाटसन साहब के बारे में भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो वाटसन साहब के बारे में जान लो कि एक नाम निकल करके आता है बारंबारता का सिद्धांत। ये किसने दिया था, तो ये भी दिया था वाटसन ने। दूसरा नाम आया कि इन्होंने 3 संवेगों के बारे में बताया। शिशु के बारे में अध्ययन किया, बच्चों के बारे में अध्ययन किया और 3 संवेग बताए। कौन कौन से 3 संवेग थे, तो एक संवेग था क्या, क्रोध, एक संवेग था भय, और एक संवेग क्रोध भय, और तीसरा संवेग क्या था, तो तीसरा संवेग था उसका 3 संवेग। पहला संवेग क्रोध, दूसरा संवेग भय, और तीसरा संवेग आप कह सकते हो प्रेम या स्नेह। ये 3 संवेग बताए थे किसने, तो वाटसन ने बताए थे। वाटसन साहब से एक प्रश्न और आता है एसआर थ्योरी, यानी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। उसके अलावा उनकी किताब के बारे में भी पढ़ोगे तो जिस उसके जनक थे, जिस वाद के जनक थे, उनकी किताब का नाम भी व्यवहारवाद था। ये पुस्तक थी जो लिखी थी वाटसन ने। तो अगर पूछा जाएगा कि व्यवहारवाद का जनक, तो व्यवहारवाद के जनक भी वाटसन थे, और व्यवहारवाद पुस्तक के लेखक तो ये भी कौन थे, तो वाटसन थे। एसआर थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी किसने दी थी, तो वाटसन साहब ने दी थी। और उन्होंने एक लाइन बोली जिसके बारे में बड़ी ज़्यादा चर्चा होती है, और वो लाइन क्या थी कि उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। यानी उद्दीपक कभी भी अंदर नहीं होता। इस चीज़ को मानते थे कि कभी भी कोई अंदर से जागृत नहीं होता, उद्दीपक हमेशा बाहर से होता है। यानी कि कोई ना कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगेगी, किसी न किसी चीज़ पर गुस्सा आएगा या किसी न किसी चीज़ से प्रेम होगा, तो वो हमेशा अंदर नहीं होगा, वो हमेशा कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। और ये बताने वाले कौन से, वाटसन थे। कुछ और लोगों का नाम अगर आप जानते हैं तो इस संप्रदाय से जुड़े हुए नाम में एक बड़ा नाम आता है स्किनर साहब का, एक दूसरा नाम आता है पावलाव साहब का। कि स्किनर और पावलाव ये भी किससे संबंधित, किस संप्रदाय को, और एक नाम और याद रखिएगा टॉलमैन। ये 3 नाम जो हैं ये किससे संबंधित हैं, ये तो तीनों नाम स्किनर, पावलाव और टॉलमैन, ये सारे नाम संबंधित है किससे, व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद को फिर से समराइज कर रहा हूं, बिहेवियरिज्म कहा जाता है, और इसमें क्या कहा गया कि चेतना अमूर्त है किंतु व्यवहार मूर्त है। संरचनावाद में चेतना को अंग के रूप में माना गया, प्रकार्यवाद में चेतना को कार्य के रूप में माना गया, संरचनावाद में चेतना को केंद्र में रखा गया, लेकिन व्यवहारवाद में व्यवहार को केंद्र में रखा गया। यानी कि मनोविज्ञान का केंद्र कौन है, तो व्यवहार है। जब व्यवहार है तो बाहर से पढ़ सकते हैं, तो अध्ययन विधि क्या होगी, तो बाह्य दर्शन विधि होगी। जनक कौन है, तो वाटसन। वाटसन साहब के बारे में चर्चा किया, बारंबारता का सिद्धांत। शिशुओं के बारे में यानी बच्चों के अंदर जब उन्होंने अध्ययन किया, जब बाल विकास का या बाल मनोविज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया, तो 3 संवेग बताए, क्रोध, भय और प्रेम।
यानी कोई भी बच्चा अगर रिस्पांस देगा तो किन चीज़ों पर रिस्पांस देगा, तो या तो क्रोध पर रिस्पांस देगा, या तो डर के मारे रिस्पांस देगा, और या तो प्रेम की वजह से रिस्पांस देगा। चौथा कोई संवेग नहीं है वाटसन साहब के अनुसार, कि कोई ऐसा चौथा संवेग नहीं है कि जिसके वजह से कोई बच्चा रिस्पांस करे। और ध्यान दीजिएगा कि एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी जो थी वो भी किसने दी थी, तो वाटसन साहब ने दी थी। और किताब का नाम भी वही था जिसके वो जनक थे, यानी व्यवहारवाद उनकी किताब का भी नाम था। इस धारा को मानने वाले, इस संप्रदाय को मानने वाले 3 लोगों का नाम और लिख दिया है, स्किनर, पावलोव और टॉलमैन। स्किनर, पावलोव और टॉलमैन जो थे ये भी इस परंपरा को या इस संप्रदाय को बढ़ावा देने वाले कट्टर समर्थक माने जाते हैं। तो ये हम लोगों ने मनोविज्ञान के 3 संप्रदायों के बारे में आज चर्चा की। एक चर्चा हुई किस पे, तो एक चर्चा हुई संरचनावाद पर, स्ट्रक्चर पर। दूसरी चर्चा हुई प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिज्म पर, फंक्शन के ऊपर। और तीसरी चर्चा हुई व्यवहारवाद पर। 3 संप्रदायों पर आज खुल करके चर्चा हुई। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर सेशन अच्छा होगा तो कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताइएगा। कोई दिमाग में बात चल रही होगी, कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब उस पर व्हाट्सअप पे आकर के आप सीधे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, तो उस पर आकर के आप चर्चा कर सकते हैं और जो भी आपको चीज़ें चाहिए वहाँ से आप उठा सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। हमारे साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।